तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जैसे ही 1942 में क्रिप्स मिशन आया तो वहाँ पर भी विवाद हो गया, ठीक है, चीज़ें नहीं बन पाई, डोमिनियन स्टेटस दे रहा था द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद, तो वहाँ पर भी जब चीज़ें नहीं हो पाई तब क्या हुआ, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि कैसे जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी वजह से कैसे फिर यहाँ पर जो जापान वाली सेना है वो आने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके बाद भी आप लोग देखते हैं कि कैसे हुआ जब यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन और जो करो या मरो का नारा दिया गया। तो इन सब चीज़ों से हम जब आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, और अंग्रेज़ों के साथ हमने फिर कैसे डील किया। तो फिर फाइनली यहाँ पर चूंकि लगातार विवाद होता जा रहा था और अंग्रेज़ों के साथ हमारी बन नहीं रही थी, हमारी वही डिमांड चल रही थी, ठीक है। तो एक्चुअल में किया ये गया कि क्रिप्स मिशन भी जब फेल हो गया, ठीक है, तब उन लोगों ने काम किया 1943 में लिन लिथगो जो वाइसरॉय था उसको हटा दिया गया और उसकी जगह वेवेल नाम के एक जो वाइसरॉय था उसको लाया गया, ठीक है। और उसका मकसद यही था कि ये जो गतिरोध चल रहा है भारतीयों के बीच और अंग्रेज़ों के बीच, ठीक है, उसको दूर कर दिया जाए और कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को जो यहाँ पर हो रहा था उसको कैसे सही से सेटअप किया जाए, इस चीज़ के लिए वेवेल को नया वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। और जब वेवेल आया तो उसने एक 1945, ठीक है, तो एक योजना प्रस्तुत की, ठीक है, और उस योजना में उसने कुछ बातें की, ठीक है। तो उसने एक बात की है वो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। कार्यकारिणी परिषद, ठीक है, कुछ शब्द हैं, टर्म्स हैं, ठीक है। किस योजना की मैं बात कर रहा हूं, वेवेल योजना, ठीक है, 1945। तो 1945 की वेवेल योजना है ये, ठीक है, उस समय का वाइसरॉय है वेवेल। तो ये कहता है कि एक कार्यकारिणी परिषद बनाएंगे, ठीक है। तो वो कार्यकारिणी परिषद बनाई जाएगी। अब सवाल ये है कि कार्यकारिणी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये है क्या, ठीक है, ये होती क्या है। तो बिल्कुल आज ये सोचिए कि मैं आज का सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो आपको अगर थोड़ा सा भी पता है तो आज आप लोगों को पता है कि आज जो अपना काम, जो अपना देश चलता है वो मंत्री चला रहे होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, ठीक है। तो उनकी पूरी प्रधानमंत्री हैं और उसकी पूरी की पूरी टीम है। तो वो प्रधानमंत्री और उनकी टीम आज क्या कहलाती है, मंत्री परिषद कहलाती है, ठीक है। तो मंत्री परिषद, ठीक है, और मंत्री परिषद काम करती है, ठीक है। तो पूरा का पूरा देश यही चला रहे हैं। तो उस समय बस ये समझिए कि आप उस समय इसका नाम, मंत्री परिषद को क्या नाम दिया गया, कार्यकारिणी परिषद की यही सब काम करेगी, ठीक है। और ये जो भी कहा करेगी सबको अपने अपना मंत्रालय मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस सबको अपना अपना मंत्रालय मिल जाएगा और ये जो भी बात कहा करेगा कहेगी वो वाइसरॉय मानेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब क्या हो गया है, थोड़ा सा वाइसरॉय पर शिकंजा कसेगा कि ये कार्यकारिणी एक परिषद होगी जिसमें भारतीय होंगे, ठीक है। और वो भारतीय क्या करेंगे, यानी कि ये कुल मिलाकर कहने का है वाइसरॉय के पास एक परिषद हो जाएगी और उसमें क्या होंगे, मंत्री होंगे जो भारतीय होंगे, यानी कि अब ये कहा करेंगे और ये किया करेगा, ठीक है। एक ये चीज है। तो दूसरी, तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी, इसने कहा कि इसमें जो कार्यकारिणी परिषद है, ठीक है, ये जो बनेगी इसमें, क्योंकि इनको मुस्लिम लीग को भी खुश करना था, तो इसने कहा कि इसमें आधे आधे होंगे, ठीक है, आधे मुस्लिम हो जाएंगे, ठीक है, और आधे क्या हो जाएंगे, अपने बाकी लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तरफ तो इन्होंने आधे मुस्लिम कर दिए और आधे हिंदू, ठीक है। तो इस हिसाब से जब हम देखते हैं तो ये आधे आधे कर दिए ताकि ये लोग भी खुश हो जाएं। तो इस हिसाब का एक सिस्टम लागू करना था इसको, ठीक है। तो इसने एक कार्यकारिणी परिषद के गठन का प्रस्ताव दे दिया और जैसे ही इसने प्रस्ताव दिया तो इस चीज़ को कैसे लागू करवाया जाए, ठीक है। और तीसरा कि ये जितने लोग उस समय मैंने आप लोगों को बताया था ऑपरेशन जीरो आवर, गिरफ्तार कर लिए गए लोग हैं, तो गिरफ्तारी के बाद कैसे चीज़ें होंगी कि जब वो छूट गए तो बाकी जितने लोग अभी भी बंद हैं उन नेताओं को छोड़ दिया जाएगा, कैसे व्यवस्था को चलाया जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से एक कैसे सारा सिस्टम लागू किया जाए, तो इसके लिए इसने क्या किया, एक शिमला सम्मेलन आयोजित किया,
ठीक है, कि एक शिमला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, यानी कि शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा, सारे मंत्री, ये क्या नाम है, जितने नेता वगैरह बंद हैं उनको भी छोड़ दिया जाएगा और सबको मिलाकर सबको कहाँ बुलाया जाएगा, शिमला सम्मेलन में बुलाया लिया जाएगा। और जब शिमला सम्मेलन में ये बुलाया गया तब यहाँ पर भी विवाद हो गया। ठीक है, जैसे ही शिमला सम्मेलन बुलाया गया सब लोग बैठ गए और मान लो बातचीत शुरू हुई, तो यहाँ पर कार्यकारिणी परिषद पे बात शुरू हुई। तो पहला विवाद यही हो गया कि आधे मुस्लिम और आधे हिंदू। ठीक है, तो और मुस्लिम लीग क्या कह रही है कि मुस्लिम लीग ने कहा कि ये जितने भी मुस्लिम चुने जाएंगे, इन मुस्लिम्स को चुनने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को होगा, क्योंकि उसको पता था कि 1937 वाला हाल हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, कि जहाँ पर आप लोग 1937 में हिस्ट्री में आप लोग जब देखते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो चुनाव होते हैं तो आप लोगों को ये पता चलता है कि मुस्लिम लीग को मुसलमानों वाली सीटें भी नहीं मिल पाती, क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम कैंडिडेट खड़े कर देती है और कांग्रेस वाले मुस्लिम कैंडिडेट जो हैं वो जीत जाते हैं। ठीक है, तो आगे इसकी चर्चा होगी। तो ऐसे में पता चलता है कि ये मुस्लिम लीग मुसलमानों को चुनेगी। अब इस चीज़ को लेकर भी विवाद हो जाता है, और जब इस चीज़ को लेकर भी विवाद हो जाता है तो दूसरा, अब मुस्लिम लीग कहती है या तो ये मान लो या तो फिर हमें पाकिस्तान अलग ही बना दो। सिंपल सी बात है, अब ना तो पाकिस्तान अलग बनाया जा सकता है उस समय और ना ये मुस्लिम लीग की बात मानी जा सकती है। और जब विवाद हो जाता है तब आपको पता चल जाता है ये शिमला सम्मेलन भी क्या हो जाता है, ये भी असफल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अभी तक आए हुई तीनों चीज़ें असफल हो गई हैं, चाहे वो अगस्त प्रस्ताव हो, अगस्त में आया हुआ, ठीक है, चाहे उसके बाद आया हुआ क्रिप्स मिशन हो, ठीक है, जिसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे, ठीक है, अब चाहे ये वेवल के द्वारा लाई गई ये वेवल योजना हो, ये भी असफल हो जाती है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो असफल हो गई हैं। तो ऐसे में जब आप लोग देखते हैं कि चीज़ें असफल हो रही हैं तो आगे कैसे बढ़ा जाए, बस ये तो अच्छा है कि 1945 ये वो समय आ गया है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म होता है, ठीक है, तो 1946 आ जाता है जब ये शिमला सम्मेलन आयोजित हुआ है। ठीक है, तो 1946 में जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर लेबर पार्टी में क्लेमेंट इटली जो उस समय के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने हैं, वो प्रधानमंत्री जो है थोड़ा सा सुधार करने की यहाँ कोशिश करते हैं और कहते हैं कि देख, एक मिशन के नाम पर एक 3 कैबिनेट मंत्रियों को भेज दिया जाता है, जिसको आप कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कैबिनेट मिशन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि लेबर पार्टी के क्लेमेंट इटली प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, और वो यहाँ पर कुछ कैबिनेट मंत्रियों को भेज देते हैं, ठीक है, और जिनको आप कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन है, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो अभी पहले भी आकर गए हैं, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं, A.V. अलेक्जेंडर हैं, और तीसरे हैं पथिक लॉरेंस। ठीक है, जो पथिक लॉरेंस हैं यही इसके हेड हैं। ठीक है, और ये उस समय के जो ब्रिटेन में आपको पता है बनाया गया था भारत सचिव, ठीक है, तो वो भारत सचिव भी है। तो ये पथिक लॉरेंस उस समय भारत सचिव है, ठीक है, और इसी की ये अध्यक्षता में यहाँ पर एक कैबिनेट मिशन भेज दिया गया है, ठीक है, जो यहाँ पर पहुँच जाता है 24 मार्च 1946। तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया कि तो कैसे वेवल योजना आई 1945 में, और उसने 1945 में एक सम्मेलन करवाया, ठीक है, शिमला सम्मेलन, लेकिन वो शिमला सम्मेलन भी फेल हो गया, यानी कि गतिरोध दूर नहीं हो पाया। और फाइनली क्लेमेंट इटली ने ये किया, कैबिनेट मिशन भेजा, 3 मंत्रियों को भेज दिया कि आप करवा के आओ, कुछ तो वहाँ पर बहुत विवाद चल रहा है, ठीक है, और ये लोग यहाँ पर 24 मार्च 1946 को आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर आ जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम आ गए हैं जैसा कि हमने वादा किया था, यानी कि हम लोगों ने, ब्रिटेन वालों ने वादा किया था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद, क्योंकि 1946 आ गया है तो आप समझ जाइए कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका 1945 में, तो 1946 में जब ये आते हैं तो कहते हैं जैसा हमने वादा किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद हम आपकी संविधान सभा का निर्माण करवाएंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से हम आ गए हैं, तो अब हम संविधान सभा का निर्माण कराएंगे और भारत में कुछ चेंज करेंगे जैसा भी हो सकेगा। और जैसे ही ये लोग आते हैं उसके बाद अब ये सबसे पूछते हैं, हर एक जो संस्थाएं हैं, जो नेता हैं, ठीक है, और जो उस समय की जो समितियां हैं, वो मतलब सभी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, पार्टीज से, ठीक है, कि आखिर संविधान सभा का निर्माण किस तरीके से करवाया जाए, यानी कि कैसे होगा। ठीक है, तो बहुत सारी जो डिमांड्स हैं वो रख दी जाती हैं, और जब संविधान का यहाँ पर निर्माण कराने के लिए ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो जवाहरलाल नेहरू, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू बोल देते हैं
कि जो भी संविधान सभा का निर्माण होगा, जिसमें जितने भी लोग होंगे संविधान या कानून बनाने वाली संस्था में, ठीक है, वो सारे के सारे प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाएंगे। क्योंकि आप याद करिए कैसे निर्वाचन की हम डिमांड करते आ रहे थे और प्रत्यक्ष निर्वाचन और वो सब विवाद हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने पहले ही बोल दिया कि देखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुनेंगे हम, इस बार आपका वो मनोनीत वाला वो सिस्टम और कभी वो पुराना सिस्टम आप लागू कर दो, फिर से हमें बेवकूफ़ बना दो और वो चॉकलेट की जगह टॉफी थमा दी जाए। तो इस हिसाब से उन्होंने वो डिमांड की थी प्रत्यक्ष निर्वाचन की। लेकिन फिर तो उस समय के सिनेरियो को देखते हुए जो ये बात थी प्रत्यक्ष निर्वाचन की वो नहीं मानी गई थी, हालांकि क्योंकि कैबिनेट मिशन का कहना था देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन करवा पाएँ, ठीक है। लोगों को समझाना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है, कि किस लिए वोट डाला जा रहा है और उसके बाद वोटिंग करवानी पड़ेगी। तो ऐसे वोटिंग करवाते करवाते तो कई महीने लग जाएँ, कई साल लग सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज जब वोट डलते हैं तो आप लोग देखते हैं वोट कैसे डाले जाते हैं, उसके बाद मशीनों से डलते हैं तब भी कई महीने हो जाते हैं, ठीक है, जब पूरे भारत में करवाए जाते हैं। तो इस हिसाब से ऐसे करेंगे तो सिस्टम बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए वो बात तो नहीं मानी गई। ठीक है, आप कह रहे हैं निर्वाचन होना चाहिए तो हम निर्वाचित कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जनता चुने हुए यानी कि प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष वाला को सिस्टम लागू करेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को भी देखेंगे। और इन्होंने क्या कहा, इन लोगों ने सबसे बात की और सबसे बात करने के बाद, जैसे मुस्लिम लीग से भी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी है, ठीक है, गांधी जी से भी है, सबसे बात करने के बाद फाइनली इन्होंने एक योजना प्रस्तुत की। तो जैसे ही अब इन्होंने एक योजना प्रस्तुत कर दी, तो ये योजना जब प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, कैबिनेट मिशन एक तरह से एक योजना प्रस्तुत करता है। इस योजना में सबसे पहले एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। वही जो मैंने अभी आपको बताया था, वो वेवेल उसको करने की कोशिश कर रहा था और फिर शिमला समझौते में विवाद हो गया, इसलिए वो बन नहीं पाई। तो इसने कहा कि सबसे पहले तो एक क्या काम करेंगे, कार्यकारी परिषद बनाएंगे, ठीक है, जो 14 सदस्यीय कार्यकारी परिषद है, ठीक है, जो वाइस रॉय को बताया करेगी। यानी कि कुल मिलाकर एक तरह से आपको अब मैंने बता ही दिया ये किस तरह से काम करेगी, मंत्री परिषद की तरह काम करेगी। और इसमें आप लोगों को पता है जब मंत्री परिषद इस तरह से काम करेगी तो मैं इसको कह सकता हूँ एक सरकार की तरह काम करेगी और इसको अंतरिम सरकार कहा जाएगा, अंतरिम सरकार, ठीक है। यानी कि आप इसको क्या कह सकते हैं, एक अंतरिम सरकार कह सकते हैं। तो ये एक अंतरिम सरकार की भांति ये मंत्री परिषद काम करेगी और वाइस रॉय को सजेशंस देगी, राय देगी और वाइस रॉय उसको मान रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से वाइस रॉय इनके कहने पे काम कर रहा होगा, ठीक है, कुछ मुद्दों पर। तो इस हिसाब से सरकारें अपने चलाएंगे। तो इस तरह से एक गठन किया जाएगा, उसको भी देखेंगे। और क्या करा इस योजना में, कहा गया कि देखिए एक क्षेत्र बनेगा जिसको क्या कहा जाएगा, भारतीय संघ कहा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि दूसरी बात क्या है, एक भारतीय संघ बनाया जाएगा। आप याद करिए 1935 के अधिनियम में भी आया था कि भारत एक संघ होगा, और लेकिन आपको पता है देशी रियासतों ने विरोध कर दिया था और उसकी वजह से वो संघ नहीं बन पाया था। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि एक संघ बनाया जाएगा जो क्या होगा, भारतीय संघ होगा, यानी कि पूरा का पूरा एक ही देश बनाया जाएगा, ठीक है। तो जब एक ही देश बनाया जाएगा तो इस हिसाब से तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि मुस्लिम लीग थोड़ा सा प्रॉब्लम करने वाली है यहाँ पर, क्योंकि मुस्लिम लीग आपको पता है एक डिमांड कर रही है लगातार, वो है पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान बनाने की डिमांड, और यहाँ कह रहा है कि एक भारतीय संघ होगा, अखिल भारतीय संघ होगा। तो इस हिसाब से ये एक योजना प्रस्तुत करते हैं। और क्या है इस योजना में, ठीक है, ठीक है। तो इस योजना में हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कहा कि अब जैसे ही ये होगा हर 10 लाख पर 10 लाख जनसंख्या, यानी कि भारत में जो जनसंख्या है उसमें हर 10 लाख पर एक सदस्य शामिल किया जाएगा। हर 10 लाख पर एक सदस्य, यानी कि 1 मिलियन, आप ये कह सकते हैं 1 मिलियन जो पॉपुलेशन है, 1 मिलियन पॉपुलेशन पर एक मेंबर हम संविधान सभा में रखेंगे, ठीक है। इस हिसाब से आपके जो टोटल मेंबर बनते हैं, ठीक है, वो टोटल मेंबर हो जाएंगे 389। तो 389 मेंबर्स बन जाएंगे। और 389 में से हम कैसे इसका बंटवारा कर रहे हैं तो इन्होंने ये भी बता दिया, और वो बंटवारा कैसा था आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। 292 + 4, ठीक है। और उसके बाद आप लोग देखते हैं 200, पहले इनको देख लेते हैं, 292 जो सदस्य हैं, ठीक है। तो 292 सदस्य आप लोग देखते हैं जो ब्रिटिश प्रांत हैं उससे आते हैं, ब्रिटिश प्रांत, ठीक है। और ये हैं कमिश्नरी प्रांत,
ठीक है, तो ये भी प्रांत ही हैं एक तरह से। अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर है, पहले इन पे बात कर रहा हूँ, उसके बाद बाकी बचे हुए को देखते हैं 389 में से। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग देखते हैं 292 ब्रिटिश प्रांत। अब देखिए आज के सिनेरियो में ही आप इसको समझिए, भारतीय क्षेत्र में आज आपको पता है या तो राज्य हैं और या फिर हैं यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। बिल्कुल वैसा ही जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, वो ब्रिटिश प्रांत वो थे जिन पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था और वो लोग वहां पर एक राज्य की तरह से शासन चलाते थे। ठीक है, एक राज्य की तरह से सब कुछ चलता था, तो वो क्या कहलाते थे, ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे। और कमिश्नरी प्रांत कौन से कहलाते थे, कमिश्नरी प्रांत आप लोगों को पता है, ठीक है, वो थे जहां पर एक कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता था। जैसा आज यूनियन टेरिटरी होते हैं, वो छोटे छोटे जगह जहां पर वो सीधा शासन गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार कर रही होती है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश उस समय क्या कहलाते थे, कमिश्नरी प्रांत कहलाते थे। ठीक है, देखेंगे आगे ये कौन कौन से थे। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांत हो गए और कमिश्नरी प्रांत हो गए। इस हिसाब से आप लोग देखते हैं प्रांतों से कितने लोग हो गए। ठीक है, तो 296 यानी कि 296 सदस्य कुल जो हैं वो प्रांतों से आ गए हैं। तो बचे कितने हैं, तो 389 यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप लोग देखते हैं कितने बच गए, 93। और ये 93 जो सदस्य हैं, ठीक है, ये 93 सदस्य आएंगे कहां से, तो बचा हुआ क्या है अभी, देसी रियासत, यानी कि ये वो जगह हैं जहां पर ब्रिटेन वालों ने कब्जा नहीं किया, बल्कि वहां पर राजा महाराजाओं को ऐसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि वहां के राजा महाराजाओं ने गुलामी स्वीकार कर ली है। देखिए होता क्या था, देखिए जैसे ही ब्रिटेन ये जो यहाँ पर अंग्रेज थे वो किसी राजा पर आक्रमण करने जाते थे तो पहले एक लेटर भेज दिया करते थे, या तो आप हमारी गुलामी स्वीकार कर लो, ठीक है, और या तो आप तैयार रहो, हम आप पर आक्रमण करेंगे और आपका क्षेत्र जीत लिया जाएगा। ठीक है, अब हड़प लिया जाए, जीत लिया जाए। ठीक है, बहुत साम दाम दंड भेद हर तरह से उन्होंने काम किया है। तो इस हिसाब से ये लोग क्या करते थे, ये एक लेटर भेज दिया जाता था। अब अगर राजा ने वो लेटर स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम आपकी गुलामी स्वीकार करते हैं, तो ठीक है, वहाँ पे पीछे लिखा होता था, मान लीजिए एक तरह से कि हाँ ठीक है, अगर गुलामी स्वीकार करते हो तो कृपया पीछे पलटिए, और वो पीछे लिखा होता था नियम एवं शर्तें। तो उस नियम और शर्तों को उनको मानना पड़ता था अगर गुलामी स्वीकार कर लेते थे तो जो नियम शर्तें मानेगा वो गुलामी स्वीकार करेगा, जो गुलामी स्वीकार कर लेगा उसको नहीं हटाया जाएगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ऐसे राजा जिन्होंने गुलामी को स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों के नियम और शर्तों पर चलते रहे, ठीक है, वो क्या कहलाते थे, देसी रियासत। और इन देसी रियासत आप लोग देखते हैं 565 देसी रियासतें। ठीक है, तो बात करेंगे अभी सबकी आगे। तो 292 जो सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से, 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांत से, यानी कि 296 टोटल, और 93 कहाँ से आए, देसी रियासत से आ गए, और टोटल कितने हो गए, 389। तो इस हिसाब से 389 का बंटवारा होना था और इन्होंने ये पूरा सेटअप कर दिया, जिसमें आप लोगों ने देखा कि एक कैबिनेट मिशन आया। इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया, एक योजना प्रस्तुत कर दी, ठीक है, और इस योजना में ये सारा का सारा सिस्टम कर दिया गया। तो ये योजना जो थी वो 16 मई को आई थी, ठीक है, 16 मई 1946। तो मई में आई हुई ये योजना, इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मई 1946। अब मई में मान लीजिए ये योजना आ गई है, तो फिर क्या होना है कि आगे चुनाव करवाने हैं, इसके हिसाब से चीज़ों को करना है, ठीक है। तो मई के बाद मान लीजिए कि जून और जुलाई और अगस्त, तो जुलाई अगस्त में ये जो चुनाव वगैरह हैं ये निपटेंगे, और आगे क्या होगा इसकी बात करते हैं 389 सदस्यों की, ठीक है। और यही सदस्य जो 389 बनने वाले हैं, ठीक है, और यही क्या कहलाएंगे, हमारी संविधान सभा कहलाएंगे, ठीक है। तो इनमें देखेंगे क्या क्या है, मेंबर क्या रहे, कैसे रहे, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पर आप जो है कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना लॉन्च कर दी है, ठीक है। और इस योजना में कैसे क्या किया जाना है उन्होंने बता दिया, और मुख्य रूप से उनकी योजना में 2 चीज़ें हैं, एक तो कार्यकारी परिषद का गठन किया जाना है और दूसरा संविधान सभा बनाई जानी है, ठीक है। तो दोनों को ही देख लेते हैं, और ये लीजिए इधर मैं लिख देता हूँ ये कार्यकारी परिषद, क्योंकि ये छूटना नहीं चाहिए, ये भी देखेंगे। और दूसरा यहाँ पर है संविधान सभा। तो ये 2 चीजें होनी हैं। अब आप लोगों को पता है संविधान सभा में, ठीक है, कितने टोटल सदस्य आने हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो 389, और 389 में से फिर से तोड़ देते हैं, तो आप लोगों को अभी मैंने बताया, ठीक है, 292
4 और 93। तो ये कहाँ से आने हैं? ये आने हैं देसी रियासत से, ठीक है, और ये कहाँ से आने हैं? प्रांतों से, ठीक है। तो ये टोटल प्रांतों से हैं 296। प्रांत में भी मैंने आपको बता ही दिया, ये प्रांत जो दो तरह के हैं, ठीक है। ये वाले जो प्रांत हैं ये नॉर्मल प्रांत हैं, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत जिनको कहा जा रहा है, और ये हैं कमिश्नरी प्रांत, ठीक है। तो ये हो गए कमिश्नरी प्रांत, ठीक है। तो चलिए इनकी ही बात कर लेते हैं। ये लीजिए ब्रिटिश प्रांत, ठीक है। तो उस समय की अगर मैं बात करूं तो ये ब्रिटिश प्रांत, तो उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, ठीक है, 11 ब्रिटिश प्रांत और 4 कमिश्नरी प्रांत, ठीक है, और 565 देसी रियासतें। यानी कि इतना कुछ है कि 11 ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्यों को चुना जाना है, कमिश्नरी प्रांत 4 हैं तो सब में से एक एक आएगा, ठीक है, और जो देसी रियासत 565 हैं उनमें से 93 आएंगे। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देसी रियासत ज़्यादा थी, 10 लाख जनसंख्या भी नहीं थी हर एक की, तो क्योंकि अगर 10 लाख पे एक को ही लिया जाना था तो हर एक पे तो 10-10 लाख पे एक आ ही नहीं रहा था। तो ऐसे क्या किया गया कि 5-5, 7-7, 10-10 देसी रियासत मिलाकर जब देखा गया हाँ इन 10 देसी रियासतों में 10 लाख लोग हो गए, तब 10 को कहा गया एक सदस्य, ठीक है। तो कैसे किया गया इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रांत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इन प्रांतों को देखें तो आप लोगों को पता है, ठीक है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, बम्बई, या ये हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, वापस लिख लेंगे। बम्बई, मद्रास, बंगाल, ये 3 तो आप लोगों को पता है, 3 मेन प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। इसके अलावा संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, ठीक है, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, असम, असम के अलावा सिंध, पंजाब, उड़ीसा, ठीक है, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बिहार 11, ठीक है। तो ये 11 प्रांत हुआ करते थे। इन 11 प्रांतों से 292 लोगों को चुना जाना था। 4 कमिश्नरी प्रांतों की अगर मैं बात करूं तो ABCD कोड पहले से ही बना हुआ है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो A से आ जाता है अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। B से ब्रिटिश बलूचिस्तान, उस टाइम का ब्रिटिश बलूचिस्तान, मैं बात करता हूं इसकी। देखिए बलूचिस्तान एक्चुअल में ईरान का प्रांत हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने उस पर थोड़ा सा कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था बलूचिस्तान के, ठीक है, और वो भारत में मिला हुआ था। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान में चला गया। तो वो जो छोटा सा क्षेत्र जो उन्होंने जीता हुआ था उसका कुछ भाग बलूचिस्तान का, ठीक है, पूरा का पूरा ईरान का प्रांत, उसका थोड़ा सा भाग जो इन्होंने जीता हुआ था वो बलूचिस्तान, ठीक है। तो ब्रिटिश के पास जो था, ब्रिटिश के पास वो ब्रिटिश बलूचिस्तान कहलाता था, जो इस समय पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ब्रिटिश बलूचिस्तान, इसके अलावा कुर्ग, ठीक है, कुर्ग, ये कुर्ग जो एरिया है ये पड़ता है इस समय की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, राजस्थान में, ब्रिटिश बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में, यानी कि कुर्ग यानी कि कर्नाटक में, और उसके बाद डीड यानी कि दिल्ली। तो इस हिसाब से जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है 4 कमिश्नरी प्रांत है, ABCD, ठीक है, ABC और D, ठीक है। C से कुर्ग है, COORG, अभी भी वो जगह बहुत बढ़िया बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है, आप घूमने जा सकते हैं, ठीक है। तो अब बची हुई 565 देसी रियासतें हैं, ठीक है, 565 देसी रियासतों से इन लोगों को 93 लोगों को चुना जाना था, ठीक है। देखते हैं लेकिन कैसा सिस्टम किया गया। तो ये तो हो गया पूरा। अब 292, अब देखिए जैसे ही इनको चुनाव की बारी आई, ठीक है, कि अब कैसे चुना जाना है, तो ये भी हटा देता हूं मैं। ये जो 296 लोग हैं ये प्रांतों से आए हैं, तो इनके लिए किया गया परोक्ष निर्वाचन। परोक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष,
अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि एक्चुअल में ये लोग चुने गए थे लेकिन जनता ने नहीं चुने। ठीक है, पूरी जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर अगर चुनाव करवाए जाते तो पूरी जनता वोट करती, जैसा कि मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। तो जो प्रांत थे वहां पर विधानसभाएं, विधान परिषद काम कर रही थी प्रांतीय, वो लोग, उनको कह दिया गया कि वो चुन लेंगे। ठीक है, ताकि सब लोग वोट ना करें, सबके साथ सब लोग वोट नहीं करेंगे, टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अप्रत्यक्ष निर्वाचन को चुना गया। ऐसे ही कमिश्नरी प्रांतों में भी किया गया। कमिश्नरी प्रांतों में भी कुछ ही लोगों को अधिकार दे दिया गया कि आप ही लोग अपने में से ही किसी एक को चुन लीजिए। ठीक है, ऐसा इसीलिए कर दिया गया कि ताकि अगर वाइसरॉय करता, वहां का मान लीजिए कमिश्नर करता, तो ये हो जाता कि मनोनीत हो गया, कमिश्नर ने अपने मन से किसी को भेज दिया। ठीक है, और सब चुनाव करवाते तो वयस्क मताधिकार हो जाता। तो इस हिसाब से कुछ ही लोगों को ये कह दिया गया कि आप लोग चुन लीजिए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो गए प्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन से आए हुए 296 लोग। ठीक है, और जो 93 हैं वो देसी रियासतों को भेजने थे। अब देसी रियासत में तो कोई विधान परिषद नहीं थी, अब विधान परिषद नहीं थी तो इनको कैसे चुनते, तो चुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे में क्या किया गया, राजा महाराजा जो हुआ करते थे उनको कहा गया अपने मन से आप किसी को भेज दीजिए, आपसे 93 लोग आने हैं। ठीक है, इतने इतने पर एक एक आ रहा है, तो इस हिसाब से पूरा सेटअप समझा दिया गया और उनको कहा गया आप मनोनीत अपने मन से किसी को भेज दीजिए, आपके यहाँ चुनाव नहीं होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हुआ क्या। 292 और 4 यानी कि टोटल सीटों पर जब चुनाव हुए तो वो कितनी थी, 296। और जब 296 सीटों पर चुनाव हुए, ठीक है, तब क्या हुआ, तब ये पता चलता है कि 208 सीटें हैं ये कांग्रेस ले गई। ठीक है, तो 208 सीटों पर कांग्रेस जीत गई और 73 सीटें ही मिली मुस्लिम लीग को। ठीक है, तो 208 और ये 73, तो इस हिसाब से अगर आप देखे जाएं तो 15 सीटें और बचती हैं। 15 में से 8 जो सीटें हैं, ठीक है, ये ले गए निर्दलीय। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स थे वो ले गए और जो बचे हुए 7 थे वो छोटे दल। ठीक है, जो छोटे छोटे दल हुआ करते थे, खास यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है, इनको एक एक सबको सीटें कुछ कुछ मिल गई, एक एक सीटें करके, और छोटे दल जो थे इनको 7 सीटें कुल मिल गई। तो इस हिसाब से 296 सीटों का टोटल चुनाव हुआ। तो ये रिजल्ट आया जुलाई अगस्त में। ठीक है, चुनाव कब हुए हैं, जुलाई अगस्त में। तो जैसे ही जुलाई और अगस्त में चुनाव हुए और इसका रिजल्ट आया तो इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग को लग रहा था कि वो बहुत सारी सीटें जीत जाएगी, और मुस्लिम लीग जो अपनी मुसलमानों की सीटें थी वो उनमें से भी सीटें हार गई। कांग्रेस के जो मेंबर्स थे जो मुस्लिम थे और वो खड़े हुए थे चुनाव में, वो जीत गए। ठीक है, और मुस्लिम लीग के मुस्लिम मेंबर हार गए। तो इस हिसाब से मुस्लिम लीग को तो बहुत बुरा लगा कि हम अपना ही सीटें हार गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर बेइज्जती वाली सी बात हो गई, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रही थी। ठीक है, तो ऐसे में फिर इन लोगों ने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया। और 16 अगस्त को हारने के लिए, क्योंकि हार गए थे, तो 16 अगस्त 1946 की क्योंकि ये बात चल रही है, तो इन्होंने क्या किया, सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। ठीक है, यानी कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे, सीधी कार्रवाई। ठीक है, भाग नहीं लेंगे, अब तो सीधा पाकिस्तान बनाइए, हम अब उसमें अपनी संविधान सभा खुद ही बना लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर वो अब शामिल नहीं होने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह का हुआ। और अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात कर रहा था जो कार्यकारी परिषद की, यहीं पर जुड़ रही है तो मैं यहीं पर ही बता देता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या, ठीक है, ना अगस्त में ही क्या हुआ, कार्यकारी परिषद की गठन की बात शुरू हो गई थी। ठीक है, कि कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। और फाइनली ये हुआ कि अगस्त के बाद सितंबर में, यानी कि 2 सितंबर 1946 को कार्यकारी परिषद का प्रॉपर गठन हुआ, मतलब शपथ वगैरह कराई गई। ठीक है, तो कार्यकारी परिषद की शपथ वगैरह कि कौन कौन आएगा, उनकी शपथ के लिए तो किसको बना, कौन आया, जवाहरलाल नेहरू प्लस उनके साथ 11 और सदस्य, यानी कि टोटल 12 सदस्यों ने यहाँ पर शपथ ले ली। जबकि जो 5 सीटें थी, 14 कुल सीटें अगर मैं बात करूँ कि कुल सीटें कितनी होनी थी, 14 सीटें थी, उसमें से 14 में से 5 सीटें मुस्लिम लीग को मिलनी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी 12 सदस्य आ गए। ठीक है, 12 सदस्यों ने शपथ ली, इन 12 में से मुस्लिम लीग ने मिलने से मना कर दिया, यानी कि मुस्लिम लीग ने इस कार्यकारी परिषद, ठीक है, कार्यकारी परिषद में आने से मना कर दिया। तो अगर इन लोगों ने मना कर दिया तो फिर भी यहाँ पर 12 आ गए हैं। लेकिन बाद में इन लोगों ने क्या किया,
इस कार्यकारी परिषद में बाद में ये लोग शामिल हो गए। ठीक है, तो अक्टूबर, ठीक है, तो ये लोग शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो 26 अक्टूबर, ठीक है, तो 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग वाले इसमें शामिल हुए, क्योंकि इनके लिए, मुस्लिम लीग के लिए मैंने बताया 5 सीटें थी, तो ये 5 आए। ठीक है, तो फिर यहाँ पर सीटें जो यहाँ पर जो सीटें थी वो खाली करनी पड़ी, और यहाँ पर जो मुस्लिम मेंबर थे, जो मुस्लिम लीग के नहीं थे पर मुस्लिम थे, उनको वो हट गए और उनकी जगह पर मुस्लिम लीग को वो 5 सीटें दे दी गई। तो इस हिसाब से टोटल 14 सीटें फिल हो जाती हैं। तो मुस्लिम लीग क्यों आ गई अब यहाँ पर? क्योंकि मुस्लिम लीग को तो कुछ मिला ही नहीं। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, पाकिस्तान बना नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो कार्यकारी परिषद में, मतलब एक तरह से मैंने आपको बताया कार्यकारी परिषद मतलब मंत्री परिषद की तरह, तो मंत्री परिषद में जो मंत्री पद मिलने थे वो भी नहीं मिले। ठीक है, ऊपर से यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में मुस्लिम लीग को लगा ये तो गड़बड़ हो गया है मैटर। तो फाइनली यहाँ पर अक्टूबर में इन लोगों ने हाँ कर दी कि ठीक है, हम इसमें आ तो जाएंगे, पर इसमें से अंदर आने के बाद यहीं से ही पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ाएंगे, मंत्री बन के पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर ये है मैटर। ठीक है, और ये इस यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस कार्यकारी परिषद से, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जो कार्यकारी परिषद है जो वाइस रॉय के अंडर में होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होगा? वाइस रॉय होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, कि उपाध्यक्ष कौन है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1946 में बनी कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि उस समय कौन मुख्य चल रहा है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि जवाहरलाल नेहरू, यानी कि उपाध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, नहीं, अध्यक्ष कौन है? वाइस रॉय ही है। उपाध्यक्ष किसको मिला है? वो है जवाहरलाल नेहरू। तो ये हो गई कार्यकारी परिषद की बात। वापस से हम इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा क्या हुआ, मुस्लिम लीग के हार जाने की वजह से बहुत कुछ हो गया। सीधी कार्रवाई दिवस मना लिया इन लोगों ने 16 अगस्त को, और यहाँ पर आपने देखा सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर एक दिक्कत और सामने आ गई, देसी रियासतों की। देखिए, ये जो देसी रियासतों में जो 93 जो मेंबर्स जो आने थे, ठीक है, देसी रियासतों ने भी मेंबर्स भेजने से मना कर दिया, मनोनीत करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि देसी रियासत एक्चुअल में ये सोच रहे थे कि अगर एक बार हम संविधान सभा में मेंबर हमने भेज दिया तो इसका मतलब है ये हमारी हाँ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर था कि वो चाहें तो मेंबर भेज सकते हैं, चाहे तो ना भेजें। ठीक है, क्योंकि उनको बाद में ऑफ़र अलग दिया जाएगा। तो अभी मैं बात करूंगा उसकी ऑफ़र की, कौन सा ऑफ़र है वो। ठीक है, तो ऐसे में देसी रियासतों ने भी नहीं भेजा। देसी रियासतों ने कहा कि हाँ, अगर हमने मेंबर भेज दिया तो हमारी हाँ मान ली जाएगी। अगर हाँ मान ली जाएगी कि हम भारत में इस तरह से मिल रहे हैं, भारत एक संघ होगा, तो हमारे राजकाज का क्या होगा? देश तो फिर चुनाव वैसे चला करेगा, मतलब इस तरह से पूरा सिस्टम चला करेगा जैसे आज चल रहा है। तो क्या होगा उनका, जो राजा महाराजा अपने आप को कहलवाते थे। ठीक है, तो वही हाल होगा जो आज है। आप लोगों ने देख लिया, आज राजा महाराजाओं तो हैं, उनकी हवेलियां तो हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके पास राजकाज नहीं है। तो यही डर था, इस वजह से ये लोग शामिल नहीं हुए थे। तो फाइनली आपको ये पता चला कि अब जब ये संविधान सभा बन रही है हमारी, इतने लोगों की बननी थी। ठीक है, और अब इसकी बैठक जब बुलाई जा रही है, तब फिर देसी रियासत से नहीं मिल रहा है कोई, क्योंकि देसी रियासत वाले मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, जब बैठक शुरू कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग आना नहीं चाहती है, क्योंकि मुस्लिम लीग की अपनी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो ऐसे में देखते हैं क्या हुआ। तो जब अब मैं बात करता हूं कि आखिर क्या हुआ, तो आपको ये पता चलता है कि बैठक, जब ये संविधान सभा इस तरह से बन रही है और ये अब संविधान सभा की बैठक बुलाई जानी है। ठीक है, तो संविधान सभा की बैठक कॉल कर ली जाती है। और आप लोग, अब ये तो सबको रटा हुआ रहता है कि 9 दिसंबर 1946 और संविधान सभा की ये पहली बैठक बुला ली जाती है। अब आपको पता है टोटल सदस्य तो आने थे 389, अभी मैंने आपको बताया तो मुस्लिम लीग रेडी नहीं है, और आपको ये भी मैंने बता दिया कि वो देसी रियासत भी रेडी नहीं है। तब जब ये लोग रेडी नहीं हैं तो फिर मेंबर तो उतने नहीं पहुँचेंगे। तो ऐसा ही हुआ, फाइनल यही हुआ कि 9 दिसंबर
दिसंबर 1946 को सिर्फ 211 मेंबर्स ही पहुंचे थे। ठीक है, 389 सदस्य आने थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 211 ही लोग पहुंचे। और यहाँ पर अब ये हुआ कि सब लोग आकर बैठ गए। ठीक है, तो 211, आप सब लोग सोच रहे थे कि क्या इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि सब लोग तो आए नहीं, 389 आने थे, सीटें खाली पड़ी हुई हैं, तो बाकी लोग नहीं आए हैं, तो क्या कार्रवाई आगे की जाए या नहीं। तो अभी ये फुसफुसाहट चल ही रही है। इतने में जवाहरलाल नेहरू खड़े होते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इस बात को बोलते हैं कि देखिए, अगर हम लोग इस तरह से वेट करते रहे और ये लोग नहीं आए, मान लो आगे भी नहीं आए, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। फिर अंग्रेज़ों को एक बहाना मिल जाएगा। एक्चुअल में अंग्रेज ये कहेंगे अभी तक आप संविधान सभा की मांग कर रहे थे, इतने साल हो गए करते हुए, और आपसे आज तक संविधान सभा के लिए जो मेंबर्स हैं वो रेडी नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि फिर तो आप तो गुलामी अच्छे थे, इसका मतलब हम सही कहते थे, आप लोग तो बने ही गुलामी के लिए हो। ठीक है, तो इसलिए तो ये एक बहुत बड़ा मैटर बन सकता था, यानी कि आगे और हम गुलाम हो जाते, दिक्कत हो जाती। तो इन्होंने कहा कि जैसा भी है ऐसा ही हमें यहीं से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे अब इतने ही मेंबर हैं तो यहीं से शुरू करेंगे, हम वेट नहीं करेंगे, एक बार शुरू कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो ऐसे में ठीक है, तो अब कार्रवाई को अब शुरू करना था, तो कैसे किया जाए। अब आपको पता है हम लोग भारतीय हैं, हमारी एक संस्कृति है। संस्कृति ये है कि जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। ठीक है, तो अब काम को शुरू करना था तो बुजुर्ग चाहिए था। ठीक है, तो बुजुर्ग चाहिए था, तो उस समय आचार्य कृपलानी जो हैं, JB कृपलानी उस नाम है, आचार्य कृपलानी। ठीक है, तो आचार्य कृपलानी खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि देखिए ये काम शुरू किया जाए, और ये काम शुरू करेंगे तो सबसे बुजुर्ग कौन है वो देखें, वो उससे आशीर्वाद लेंगे सबसे पहले। तो अब जब ढूंढा गया तो पता चला कि सबसे बुजुर्ग जो यहाँ पर हैं, ठीक है, जो ठीक ठाक बुजुर्ग हैं, ठीक है, वो हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ये बुजुर्ग हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा, आचार्य कृपलानी ने इनका नाम सुझाया कि जो सच्चिदानंद सिन्हा, इनको एक्सपीरियंस भी है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये क्या करें, आप इनको बुलाएं और ये गद्दी पर आकर बैठें। मतलब कि जो चेयर बनी हुई थी, जो अध्यक्ष के लिए थी, इनको बुलाया गया कि आप आइए और आप अध्यक्षता करिए, आशीर्वाद दीजिए। यानी कि इनको एक्चुअल में चेयर पर बिठाया गया था आशीर्वाद देने के लिए। ठीक है, और इसका नाम किसने सुझाया था वो मैंने अभी बताया आपको, आचार्य कृपलानी ने। और सभी लोग उनके इस प्रस्ताव से सहमत हो गए कि हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तो ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा को बिठा दिया गया। अब जब सच्चिदानंद सिन्हा वहाँ पर बैठे तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से भाषण दिया, अपनी तरफ से कहा कि ठीक है हम ये काम करने जा रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, अपनी तरफ से सब आशीष दिया। ठीक है, सब कुछ अच्छा बोला। उसके बाद उन्होंने वो लेटर्स पढ़े, वो ग्रीटिंग्स पढ़े जो दूसरे देशों से भारत भेजे गए थे। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, क्योंकि हम एक संविधान बनाने जा रहे थे अपने देश के लिए, तो एक बहुत बड़ी बात थी और पूरे विश्व में इसकी चर्चा चल रही थी। तो जहाँ जहाँ विश्व में ऐसे काम हो चुके थे उन लोगों ने हमें ग्रीटिंग्स भेजे थे, और वो सारे ग्रीटिंग्स उस दिन फर्स्ट डे सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्ष की चेयर पर पढ़े थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कहा जाता है कि पहले दिन अध्यक्षता किसने की। तो एक्चुअल में पहले दिन जो अध्यक्षता हुआ किसने की, सच्चिदानंद सिन्हा ने की है। तो क्या ये परमानेंट हैं? ठीक है, एक्चुअल में परमानेंट और नॉन परमानेंट नहीं है। ठीक है, इनको तो सिर्फ आशीर्वाद के लिए बुलाया गया था, आशीर्वाद स्वरूप। ठीक है, ताकि ये आशीर्वाद देंगे और आशीष देंगे और कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब इन्होंने एक दिन अध्यक्षता कर ली है तो अध्यक्ष तो कहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इनको ये कहा जाता है कि ये क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो संविधान सभा का जब पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, कि अस्थायी अध्यक्षता किसने की, पहले दिन की अध्यक्षता किसने की, तो आप बताते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो इन्होंने वो ग्रीटिंग्स पढ़ लिए, अपनी तरफ से आशीष दे दिया और उस दिन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। लेकिन बीच में एक दिन रखा गया। ठीक है, कि अब एक दिन हम वेट करेंगे। ठीक है, एक दिन वेट इसलिए भी किया गया कि 9 के बाद, एक दिन बाद अब अध्यक्ष फिर से मतलब होगा, फिर से मीटिंग बुलाई जाएगी। ठीक है, 9 दिसंबर 9 के बाद 11 दिसंबर 1946 को। ऐसा इसलिए बीच में एक दिन छोड़ दिया गया ताकि जो मेंबर्स नहीं आए हैं वो भी आ जाएं। ठीक है, तो अब मुस्लिम लीग वाले नहीं आए थे, देसी रियासत वाले भी नहीं आए थे। ठीक है,
तो इस हिसाब से ये हुआ कि अब कैबिनेट मिशन वहाँ पर है, कैबिनेट मिशन सब देख रहा है। अब कैबिनेट मिशन को कहा गया तो ऐसे कैसे कार्रवाई चलेगी, तो कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग वालों को बुलाया कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। मुस्लिम लीग ने बताया हमारी प्रॉब्लम यही है, पाकिस्तान बनवाइए आप, तो हम तो अपनी अब संविधान सभा बनवाएंगे। तो कैबिनेट मिशन ने इसका एक तरीका निकाला। कैबिनेट मिशन ने उनसे कहा कि ठीक है, अगर भारत के उस समय के भारत के, अगर उस ब्रिटिश भारत के उस समय के भारत के 2 टुकड़े होते हैं, जब भी देश आज़ाद होगा अगर उनको 2 टुकड़ों में आज़ाद किया गया, ठीक है, मान लो भारत और पाकिस्तान, ठीक है, तो आप अपनी अलग संविधान सभा बनवा लेना। लेकिन अगर भारत एक ही हिस्से में यानी कि सिर्फ एक ही देश बनकर आज़ाद हुआ तो आपको फिर कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप शामिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सुनकर फिर मुस्लिम लीग ने कहा ये तो फिर वो शामिल होना पड़ेगा, हमें इसी में ही डिमांड रखनी पड़ेगी। तो मुस्लिम लीग शामिल हो जाती है कि जब भी पाकिस्तान बनेगा तो हम क्या करेंगे, संविधान सभा को अलग कर लेंगे, अपनी अलग से संविधान सभा बनवाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बारी है कि देसी रियासत वाले भी तो राज़ी नहीं थे, देसी रियासत वालों से भी बात की गई। फिर कैबिनेट मिशन ने क्या किया, देसी रियासतों से बात की, और देसी रियासतों से बात की तो उनसे भी पूछा ये आपकी प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा कि हमारा तो राजकाज चला जाएगा अगर हम इसमें शामिल हो गए, फिर क्या होगा जब आज़ादी होगी, तो फिर तो ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा होगा और हम तो कुछ कहीं के रहेंगे ही नहीं। तो उनको भी वही सेम ऑफ़र किया गया जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। उनको भी यही ऑफ़र किया गया कि ठीक है, जब तक देश आज़ाद नहीं है तब तक तो देश अब इससे चलेगा, अब इससे चलेगा तो संविधान सभा से, संविधान से, ठीक है, यानी कि इन कानूनों से चलेगा, तो आप इसमें पहले तो शामिल हो जाइए, ठीक है। जब भी आज़ादी मिलेगी, ठीक है, तब आपको भी एक ऑफ़र दिया जाएगा कि आप जब एक देश बनाया जाएगा, आज़ाद होगा, तब आप उसमें शामिल हों या खुद को अलग कर लें, आप उसमें शामिल ना हो, ये छूट आपको रहेगी। इसका मतलब है देसी रियासत जो हैं वो भारत में शामिल ना हो, नहीं हो सकें, ठीक है, इसका भी बंदोबस्त कर दिया गया कि आपको ऑफर रहेगा, आपको छूट रहेगी, आप चाहे शामिल हों चाहे शामिल ना हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये सुनकर फिर देसी रियासत भी शामिल हो गए, इस हिसाब से संख्या बढ़ती रही, ठीक है। अब 11 दिसंबर 1946, ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक बुलाई गई, ठीक है, तब बहुत सारे और लोग आ गए थे, ठीक है। तो अब अध्यक्ष की बारी आई। अध्यक्ष में फिर ढूंढा गया तो किसको, तो एक एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो आप लोगों को पता है, तो बिठाया गया किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो इंसान थे जिन्होंने इस जो अध्यक्ष बन गए थे और जिनको अध्यक्ष बना दिया गया था, इसका मतलब स्थायी अध्यक्ष आप एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। अब इस स्थायी अध्यक्ष के अलावा, ठीक है, उपाध्यक्ष की बारी आई। उपाध्यक्ष, ठीक है, तो उपाध्यक्ष बनाए गए थे 2, ठीक है, 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। अब देखिए उपाध्यक्ष की जरूरत क्यों पड़ती है, हम बस ये समझ लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हैं, मान लीजिए किसी तरह, मान लो ये बीमार हैं, अवेलेबल नहीं हैं, घर पे कोई काम है, मान लीजिए किसी ज़रूरी काम की वजह से ये अवेलेबल नहीं है अध्यक्ष करने के लिए, तो कोई तो चाहिएगा बैठने के लिए चेयर पे, तो कोई चाहिए, तो उपाध्यक्ष वो काम करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए उपाध्यक्ष ये भी नहीं है, तो फिर ये काम करेगा, ठीक है। तो पहला जो उपाध्यक्ष था, ठीक है, वो बनाए गए कौन, HC मुखर्जी, ठीक है। और मान लीजिए ये भी नहीं आए हैं तो इनकी जगह फिर दूसरा आता VT कृष्णमाचारी, ठीक है। तो ये VT कृष्णमाचारी, तो इस हिसाब से अध्यक्षता शुरू हो गई है। तो अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं तो आप लोग देखते हैं, हाँ, महिलाएं, तो महिलाओं में आप लोग देखते हैं कुल 15 महिलाएं थी, जिनमें आप लोग देखते हैं सरोजनी नायडू भी हैं, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर भी हैं, हंसा मेहता भी हैं, विजय लक्ष्मी पंडित भी हैं, तो इस तरह से विजय रसूल, ठीक है। तो इस तरह की कई महिलाएं, इस तरह की महिलाएं कुल मिलाकर 15 हैं, ठीक है। तो 15 महिलाओं सहित ये सभा शुरू होती है, चलती है। तो 11 दिसंबर 1946 दूसरे दिन की बैठक है। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया है, उपाध्यक्ष हैं HC मुखर्जी, ठीक है, और VT कृष्णमाचारी। और इसके बाद अगर आप लोग देखते हैं तो एक BN राव, एक संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त हैं, BN राव, संवैधानिक, ये सलाहकार थे, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार ये बने हुए थे, ठीक है। तो इनका भी आपको नाम याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बताए हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो BN राव ये बाद में बनाए जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए फिर से एक दिन दिया गया, और इस बार बारी है 13 दिसंबर 1946।
तो 13 दिसंबर 1946। तो एक दिन और छोड़ दिया गया है, 13 दिसंबर 1946 आ गया है। और 13 दिसंबर 1946 को बैठा कोई, अब सब लोग आकर बैठ गए हैं, अब सब लोग आकर बैठ गए, लेकिन किसी को पता नहीं क्या करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है। बनाना संविधान है, ठीक है, नाम तो पता है सबको, ठीक है, लेकिन अब लोगों को जानकारी नहीं है चीज़ों की, सबको, हर कोई वकील भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग ये देख लेते हैं कि कोई लोग खुसुर पुसुर कर रहे हैं, बातें चल रही हैं कि आखिर कैसे शुरुआत की जाए, शुरुआत कैसे की जाए, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। तो उस समय के जो मुख्य आदमी है वो कौन है? अब देखिए, गांधी जी तो इसमें थे नहीं, ठीक है, गांधी जी क्योंकि आप लोगों को पता है संविधान सभा में नहीं आए थे, ठीक है। तो और बी आर अम्बेडकर हालांकि आए थे, मैं बात करूं बी आर अम्बेडकर बंगाल से थे। उसके बाद जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो संविधान सभा उनकी अलग हो गई, ठीक है। तो बंगाल तो क्षेत्र वो पाकिस्तान में चला गया, तो फिर बी आर अम्बेडकर की वो सीट चली गई, तो उन्होंने फिर क्या किया, उनको फिर से लाया गया, कहाँ से? बम्बई से, ठीक है। तो इसकी बात बाद में कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर लेकिन उस समय मुख्य इंसान कौन है? तो मुख्य इंसान जवाहरलाल नेहरू। तो फाइनली जवाहरलाल नेहरू हैं, और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, वो खड़े हुए, उन्होंने बताया कि मैं बताता हूं कि हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं और हम यहाँ क्या करने वाले हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य बताया, ऑब्जेक्टिव बताया, एक मोटो बताया कि हम यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं और हम अपने देश को कैसा बनाएंगे। जितनी अच्छी चीज़ें लोगों ने सोच रखी थी कि हम भारत में ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे लोगों को ये चीज़ें मिलाएंगी, ये अधिकार मिलेंगे, वो सब उन्होंने उस टाइम बताए हैं। देश कैसा होगा, कैसे चलेगा, क्या सिस्टम लागू होगा, वो सब उन्होंने उस उद्देश्य में बताया, ठीक है। तो वो उद्देश्य एक्चुअल में किसने बताया? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और यह उद्देश्य जो जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन बताया था, यही आज उद्देशिका है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, मतलब प्रियम्बल, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को दिया गया उद्देश्य ही, बताया गया उद्देश्य का जो सारांश है, वो ही आज हमारे संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये उद्देश्य जो इन्होंने दिया था, बाद में इससे सभी लोग सहमत हैं या नहीं हैं, इस चीज़ के लिए वोट भी कराया गया था, ठीक है। और ये वोट हुआ था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। तो 22 जनवरी 1947 को ये वोटिंग करवाएगी कि क्या सभी लोग ऐसा ही देश चाहते हैं जैसा जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। तो सबने कहा हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो जब भी वोटिंग और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इसको कहते हैं पारित होना, ठीक है। तो यानी कि ये उद्देश्य, ठीक है, ये उद्देश्य जो प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य बताया था, उसको बना दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव बन गया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया, पारित करवाया गया कि सभी लोग सहमत हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो 22 जनवरी 1947 को इसे पारित करवा दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, ठीक है। यह प्रस्तावना कहाँ से आई, तो आपको बताते हैं उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया था? तो 13 दिसंबर 1946 को दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं संविधान सभा के बारे में जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा भी आप लोग देखें तो महिलाओं की जब बात करते हैं तो 15 महिलाएं इसके अंदर थी। विजय लक्ष्मी पंडित को आप लोग देखते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग देखते हैं राजकुमारी अमृत कौर भी हैं, ठीक है, सरोजनी नायडू भी हैं, हंसा मेहता भी हैं, ठीक है, तो एजाज रसूल भी हैं। तो इस हिसाब से आप लोग देखते हैं कुल 15 महिलाएं हैं इनको मिलाकर भी, ठीक है। तो इसमें जो काम क्या है वो आप लोगों को पता चली गया है, बनाना है कानून अपने देश को चलाने के लिए, यानी कि एक संविधान। और ये क्या है एक्चुअल में? संविधान सभा है जो कैबिनेट मिशन ने बनवा दी है, और अब बाकी काम हमें ही करना है। ये 2-3 दिन की कुछ बातें थी जो आप याद रखते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर ये जो मान लीजिए इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो संविधान सभा में बैठे हुए हैं, अब हर एक काम अलग अलग बांट दिया जाएगा। मान लीजिए कि हमें किसी चीज़ के पहले कानून बनाने हैं तो उस कानून को एक ग्रुप बनाया जाएगा। मान लीजिए कि ये ग्रुप इस चीज़ पर काम करेगा, ठीक है, ये वाला ग्रुप इस चीज़ पर काम करेगा। इस हिसाब से ग्रुप्स बन जाएंगे और ये ग्रुप, ठीक है, समितियाँ कहलाएंगी, जिनको आप कहते हैं संविधान सभा की समितियाँ, ठीक है। तो संविधान सभा की समितियाँ जो ग्रुप, एक तरह से आप सोचिए कि ये ग्रुप मिलकर अलग अलग चीज़ों पर काम करेगा। तो किस पर किसने काम किया, ठीक है, किस समिति ने किस पर काम किया, ठीक है, ये आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो बात करते हैं संविधान सभा की समितियां, ठीक है।
चलिए तो देखते हैं संविधान सभा की समितियां। देखिए संविधान सभा में समितियां मैंने बता दिया, बना दी गई, ग्रुप बना दिए गए, अलग अलग को अलग अलग काम दे दिए गए। इस हिसाब से 8 बड़ी समितियां बनाई गई थी, ठीक है, और 14 छोटी समितियां बनाई गई थी। आज तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो छोटी समितियों से तो 1-2 ही क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और जो बड़ी समितियां हैं वो आपको 8 की 8 याद रखनी है। और उनको भी कैसे याद रखना होता है, उनके अध्यक्ष याद रखने होते हैं। अक्सर यही पूछता है कि समिति के अध्यक्ष कौन थे, इस वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए अध्यक्ष याद रखने का एक सिंपल सा मैं तरीका बता देता हूं आपको, सबके अध्यक्ष याद हो जाएंगे। 8 समितियां हैं, ठीक है, तो यहां पर मैं बता देता हूं कितनी, 8 बड़ी समितियां, 8 बड़ी समितियां और 14 छोटी, ठीक है। तो हमें मेन फोकस क्या है हमारा, 8 बड़ी समितियों पर है। और इन 8 बड़ी समितियों में आपको कैसे याद रखना है, देखिए आप समिति से अध्यक्ष नहीं याद रखेंगे। देखिए हम बेसिकली हम क्या करते हैं, ठीक है, हम पहले नाम पढ़ते हैं किसी समिति का, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, और उस समिति का फिर क्या करते हैं, अध्यक्ष याद रखते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, समिति से अध्यक्ष नहीं याद रखना है, हमें अध्यक्ष से समिति याद रखनी है। देखिए कैसे करते हैं, वो नाम याद रखिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। तो कैसे याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद। तो पहला नाम आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, मतलब संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा की कार्रवाई कौन चलाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यानी कि स्टीयरिंग किसके पास होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। नियम किसके लागू होने चाहिए, तरीका किसका होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। क्योंकि जिसको जो देखिए चेयर पे बैठेगा सब उसी का होगा, ठीक है। अगर मैं अध्यक्ष हूँ संविधान सभा का, मान लीजिए सपोज करिए, ठीक है, तो सब मेरा ये होना चाहिए, मैं तरीका बताऊंगा कि ऐसे ऐसे करना है चीज़ों को, ठीक है, और स्टीयरिंग भी मेरे ही पास होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर अध्यक्ष हैं तो 2 चीज़ें आपको पता चल गई, एक तो स्टीयरिंग यानी कि संचालन, तो संचालन समिति किसके पास है, ठीक है, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास है, ठीक है। और इसके अलावा प्रक्रिया नियम, यानी कि किसके प्रक्रिया और नियम लागू होंगे, किसका तरीका लागू होगा, ठीक है, तो ये दोनों समितियां किसके पास हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया संचालन समिति या फिर प्रक्रिया नियम समिति, ये किसके पास है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं, नाम। तो एक नाम आपको ये याद हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितनी समितियां इनके पास, 2, स्टीयरिंग वाली और तरीके वाली, ठीक है। दूसरा नाम, मुख्य आदमी आप लोगों को पता है उस समय कौन है, जवाहरलाल नेहरू, JLN, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूँ मैं सब जगह, तो जवाहरलाल नेहरू। अब आपको पता है कि वो यहाँ पर अभी आपने देखा था जो मंत्री हैं उनमें भी उपाध्यक्ष किसको बनाया गया कार्यकारी परिषद में, तो आपने देखा जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू को जब अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि मुख्य आदमी वही है और आगे चलकर भी आपको पता है देश उन्हें ही चलाना है, ठीक है, क्योंकि अंतरिम सरकार और बाकी सारी चीज़ें वो वही कर रहे थे। अंतरिम सरकार कहा जाता है कार्यकारी परिषद को भी, ठीक है, इसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू, तो आप मुझे बताइए अगर जवाहरलाल नेहरू ही मुख्य हैं, इन्हीं को आगे जाकर आप ये सोचिए देश चलाया इन्होंने या इन्हीं को ही चलाना है, ठीक है, तो मुख्य चीज़ इनके पास होनी चाहिए, ठीक है। किस किस की, देखिए संघ, क्योंकि भारत मिलकर एक संघ बन रहा था, तो संघ में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, वो कौन बनाएगा, संघ में कितनी शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, राज्य में कितनी शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि संघ किससे मिलकर बनेगा, राज्यों से मिलकर बनेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से राज्यों के पास कितनी ताकत होनी चाहिए, संघ के पास कितनी ताकत होनी चाहिए, ये सब लिखा हुआ होना चाहिए। तो संघ और राज्य से रिलेटेड जो चीज़ हैं वो इन्हीं के पास हैं, ठीक है। तो संघ संविधान समिति आप कहें इसको, ठीक है, राज्य संविधान समिति आप इसको कहें, तो ये भी इनके पास, संघ भी इनके पास, राज्य भी इनके पास, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इनके पास संघ में कितनी शक्ति होनी चाहिए, तो इस हिसाब से संघ की शक्ति समिति। अब आपको पता है, ठीक है, जो भारत एक संघ बन जाएगा और भारत इनको चलाना है, तो भारत में कितनी शक्ति कैसे होनी चाहिए केंद्र में, ठीक है, वो उसको कहा जाता है संघ शक्ति समिति। तो संघ और राज्य वाली जो चीज़ें हैं वो आपको किसको पास याद रखनी है, जवाहरलाल नेहरू के पास। तो कितनी हो गई समितियां, देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो अब कौन रह गया, और मुख्य इंसान जिनके बारे में आप लोग सुनते हैं, ठीक है, सरदार पटेल। तो मैं बात करता हूं, लीजिए सरदार पटेल,
तो अभी तक इंसान हो चुके हैं 2, समितियां हो चुकी हैं 5। ठीक है, अब सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल के पास एक मुख्य समिति है जिसको सबको पता होता है इसका भी। ठीक है, क्योंकि आप लोग ये सुनते हैं कि सरदार पटेल ने अगर नहीं होते तो आज भारत का स्वरूप नहीं होता, सरदार पटेल नहीं होते तो वो देसी रियासतें नहीं मिलती, इस आज का भारत नहीं बन पाता, यही तो आप सुनते हैं। इसका मतलब इनके पास एक समिति थी, एक्चुअल में ये अपना बात मनवाने में माहिर थे, तो इसकी वजह से इनको ये समिति दी गई थी कि आप क्या करिए, जो देसी रियासत हैं उनसे बात करिए। तो आप लोग इधर देख लेते हैं देसी रियासत। अब देसी रियासत से जब बात करेंगे तो ये क्या करेंगे, देसी रियासत को भारत में मिलवाएंगे। तो जब भारत में मिलवाएंगे तो क्या बनेंगे, राज्य। ठीक है, लेकिन उस समय के राज्यों को क्या कहा जाता था, तो आप ये समझिए प्रांत। यानी कि इनकी जिम्मेदारी थी कि नए प्रांतों का निर्माण करो, देसी रियासतों को मिलाओ और नए प्रांत बनाओ। ठीक है, तो नए प्रांत बनाओ, तो इसका मतलब इनको क्या दिया गया था, प्रांतीय समिति, और बखूबी किया है इन्होंने ये काम। ठीक है, प्रांतीय समिति से इन्होंने प्रांतीय समिति, इनको नए प्रांत बनाने के लिए समिति दी गई थी और इन्होंने नए प्रांतों को बनाया, नए प्रांतों का निर्माण कराया देसी रियासतों से मिलकर, साम दाम दंड भेद। ठीक है, तो इनका काम था, ये देसी रियासतों के पास जाते थे तो आपको उनसे बातें करते थे, उनसे कहते थे कि आपको मिलना तो पड़ेगा ही, आपको क्या चाहिए बस ये बताइए, मैं संविधान में लिखवाऊंगा, मेरे पास वो काम है। ठीक है, और हम वो चीज़ संविधान में लिखेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि क्या चाहिए, मिलने के लिए क्या चाहिए बस। ठीक है, तो सब लोग मिलते गए, कोई ज़बरदस्ती मिला। ठीक है, तो हर एक चीज़ बाद में देखेंगे, अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनके पास थी प्रांतीय समिति। इसके अलावा इनके पास थी एक, जो एक इम्पॉर्टेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट समिति है, क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। ठीक है, प्रांतीय समिति के अलावा इनके पास एक परामर्श समिति थी, परामर्श। तो परामर्श समिति, तो जैसे ही इनके पास एक थी परामर्श समिति, तो आप लोग ये देखते हैं किस चीज़ पे परामर्श, तो इनको परामर्श देना था किस पर, ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए। इनको परामर्श देना था किस चीज़ के लिए, ठीक है, तो आप लोग देखते हैं मूल अधिकारों के लिए। तो एक्चुअल में इनको एक परामर्श समिति दी गई थी जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए, मूल अधिकारों के लिए, SC STs के लिए भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो अल्पसंख्यक और मूल अधिकार, ठीक है, परामर्श समिति, यानी कि कहने का मतलब नाम बनाएंगे तो अल्पसंख्यक परामर्श समिति, मूल अधिकार परामर्श समिति किसके पास है, सरदार पटेल जी के पास। लेकिन सरदार पटेल जी के पास ये जो परामर्श समिति हैं, इनकी उप समितियाँ भी हैं जो सरदार पटेल की हेल्प करती थी इनके काम में। ठीक है, यानी कि अल्पसंख्यक में भी आप कह सकते हैं क्या है, उप समिति है। ठीक है, मूल अधिकार में भी क्या है, उप समिति है जो इनकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग देखते हैं अल्पसंख्यक उप समिति। ठीक है, तो जो मूल अधिकार उप समिति है ये आप लोगों को मिलती है ये इसके अध्यक्ष हैं JB कृपलानी। ठीक है, तो मूल अधिकारों की उप समिति JB कृपलानी है। ठीक है, और अल्पसंख्यक उप समिति हैं, ठीक है, ये हैं HC मुखर्जी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यक उप समिति किसके पास है, HC मुखर्जी के पास। मूल अधिकार उप समिति किसके पास है, JB कृपलानी के पास। आप बस ऐसे याद रखना। ठीक है, मूल अधिकार कृपा से मिले हैं। ठीक है, किसी की कृपा से, कृपा मतलब आप समझ जाइए कृपलानी, मूल अधिकार कृपा से यानी कि कृपलानी। ठीक है, और कितनी हो गई, तो आप लोगों को पता चल गया, आदमी हो गए 3, इंसान हो गए। ठीक है, और समितियां हो गई 3 और 2, 3 और 5 और 2 7, यानी कि कितनी मुख्य समितियां हैं, 8। तो अब रह कौन सी गई है ये भी आपको पता है, और आदमी कौन रह गया ये भी आपको पता है। ठीक है, तो आपको पता है मुख्य समिति है, ठीक है, जो मैं सबसे बाद में ले रहा हूँ इसमें। ठीक है, और वो कौन सी समिति है, तो आप कहते हैं प्रारूप समिति। बिल्कुल ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ प्रारूप समिति की। अब ये एक ऐसी समिति है, आपको इसका अध्यक्ष भी पता है। ठीक है, तो अध्यक्ष आपको पता है कौन है, BR अम्बेडकर। लेकिन ये एक ऐसी समिति है, ध्यान रखना, ये एकमात्र समितियों में 8 में से ऐसी है, ठीक है, जिसके अध्यक्ष के साथ साथ सदस्य भी पूछे गए हैं। इतनी इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी, इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी है कि इसके सदस्य भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ एक याद रखने का, आप उससे याद रखिएगा। मैं कोड लिख देता हूँ यहाँ पर जो मैंने ही बनाया है। ठीक है,
ये है आपका एमएमएस का जीके, यानी कि कोई मदन मोहन सिंह हैं, उनका आपको क्या करना है, जीके टेस्ट करना है। ठीक है, कौन है, मदन मोहन सिंह। ठीक है, तो मदन मोहन सिंह एमएमएस हैं, तो इनका क्या करना है, जीके टेस्ट करना है, एमएमएस का जीके। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना है, बस ध्यान रखिएगा इसको। तो देखिए ये मैंने कैसे कोड बनाया हुआ है, ये हर एक देखिए एम का मतलब है यहाँ पर मित्र। ठीक है, यहाँ पर है मुंशी। ठीक है, ये है सादुल्ला। ठीक है, तो एम से मित्र, एम से मुंशी, एस से सादुल्ला, के से खेतान। ठीक है, ए से अंबेडकर, ये तो आपको पता चल ही गया। ठीक है, और ये दोनों को अगर आपको याद रखना है तो ध्यान रखिए दोनों स्वामी हैं। ठीक है, दोनों स्वामी, स्वामी कौन होता है, भगवान। ठीक है, स्वामी मतलब भगवान, और भगवान कौन, अब कोई ऐसा भगवान का नाम याद करिए, ठीक है, जिसका नाम जी से भी हो और के से भी हो। ठीक है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो ये कौन है, दोनों स्वामी हैं, तो ये भी स्वामी हैं और ये भी स्वामी हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए किसी ऐसे भगवान का नाम। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो गोपाल स्वामी और कृष्ण स्वामी, एक ही भगवान के दो नाम हैं। देखिए, एक गोपाल और एक कृष्ण स्वामी और एक गोपाल स्वामी। ठीक है, तो पूरे नाम अगर आप लोग ये देखते हैं इनके, ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखते हैं BL मित्तर हैं। ठीक है, ये KM मुंशी हैं, ये मोहम्मद सादुल्ला हैं। ठीक है, ये DP खेतान हैं, ये BR अंबेडकर हैं। ठीक है, ये गोपाल स्वामी अय्यर। ठीक है, कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी अय्यंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों ने देखा ये हैं। तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, टोटल कितने सदस्य हैं, 7। अध्यक्ष कौन हैं, ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया है BR अंबेडकर। लेकिन इन आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना, इन 7 सदस्यीय ये समिति जो है, नाम आपको 9 याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, उसको भी मैं तरीका बता देता हूँ, बहुत ईजी है, आपको याद हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, तो दूसरा मार्कर ले लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर ये जो 2 शुरुआत के 2 हैं, ये रिप्लेस होने वाले हैं, ये दोनों। ठीक है, शुरुआत के दोनों ये। ठीक है, तो अब देखिए रिप्लेस कौन हो रहा है, M, रिप्लेस कौन हो रहा है, K। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए, आपको याद हो जाएगा। M की जगह बस अच्छा है कि M ही आएगा और K की जगह K ही आएगा, इससे आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कौन जा रहा है, तो पहला M किसके लिए मैंने लिया है, पहले मित्र के लिए लिया है। तो ये कहते हैं कि मैं बीमार हूँ और मैं नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, ये बीमार हो जाते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो ये बीमार हो जाते हैं, तो इनकी जगह दूसरा आ जाता है। ठीक है, माधव, M से माधव राव। ठीक है, तो यहाँ पर मित्र की जगह माधव राव, आप ऐसे याद रखें। याद रखने का तरीका, मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त आ जाए, तो मैं बहाना बनाऊँगा कि देखो मैं तो बीमार हूँ। ठीक है, मैं मित्रता निभाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मित्रता निभा रहे हैं, एक तरह से आप याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये मित्रता निभाकर अपने दोस्त को ला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका नाम ही है मित्र। ठीक है, तो कि बहाना क्या है, तबीयत खराब का, और इनकी जगह कौन आ रहे हैं, माधव राव। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ याद रखने के लिए बताया है, ये एक्चुअल में ही बीमार हुए थे। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर के से कौन है, खेतान, और इनकी जगह आएंगे कृष्णमचारी। के से दूसरा नाम आ रहा है कृष्णमचारी। ठीक है, तो के की जगह के। अब ये खेतान थे, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है, ठीक है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी याद रखने का अगर तरीका मैं बताऊं तो आप लोग याद रख सकते हैं। खेतान मतलब आप लोग पता है मोटर या पंखे सब आते हैं, खेतान के बहुत सारे अप्लाइंसेस आते हैं। ठीक है, तो समझ जाइए वो अप्लाइंसेस ख़राब हो गया है। ख़राब हो गया है मतलब बंद हो गया है, बंद हो गया है मतलब आप समझते हैं। ठीक है, तो खेतान की जगह कृष्णमचारी। ठीक है, तो कौन है ये, टी कृष्णमचारी। अभी भी एक नाम आया था थोड़ी देर पहले, उपाध्यक्ष नंबर 2 में VT कृष्णमचारी, लेकिन यहाँ पर जो नाम है वो है टी कृष्णमचारी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि कितनी समितियाँ हो गई, तो 8 समितियाँ हो गई, और नाम आपको कम ही याद रखने पड़े हैं, बस इस समिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो
तो पूछा जाता है कि कई बार पूछा गया मित्र की जगह कौन आया था, कई बार पूछा गया खेतान की जगह कौन आया था, ठीक है, पुराने कौन थे ये भी पूछा गया है, कौन सा नया जुड़ा था ये भी पूछा गया है। मतलब इस समिति के मेंबर्स के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और किसी भी के भी मेंबर्स नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो 8 बड़ी समितियां हैं, इसके अलावा ठीक है जो 14 छोटी समितियां हैं, इनमें से 1-2 समिति है जो आपको याद रखनी पड़ती है, ठीक है। एक तो आप याद रखिए, मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए समिति, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी तदर्थ समिति है, ठीक है। और यहाँ पर एक आप याद रखिएगा नेशनल फ्लैग के लिए, ठीक है, यानी कि झंडे की तदर्थ समिति, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये भी एड हॉक, तदर्थ का मतलब टेम्परेरी, एड हॉक, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति, ठीक है, ये है एस वरदाचारी के पास, ठीक है। और झंडे की तदर्थ समिति है, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी बुक्स में सिर्फ लिखा हुआ है झंडा समिति और उसके बाद लिख देते हैं जे.बी. कृपलानी के पास, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, और आप देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है झंडे की तदर्थ समिति, हमेशा ध्यान रखना। अगर आप लोग इनको और भी देखना चाहते हैं तो आप loksaha.nic.in पर जा सकते हैं या rajyasabha.nic.in पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, लिखा हुआ है ऑलरेडी सारी समितियों का, ठीक है। तो वहाँ पर भी यही है झंडे की तदर्थ समिति, ठीक है। और वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को, इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये कुछ समितियां थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट समितियां भी हो गई आप लोगों की, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे कार्रवाई की, संविधान सभा की आगे की कार्रवाई, ठीक है।